एक शहर में चीनू नाम का बंदर अपनी बहन सिम्मू और मम्मी पापा के साथ रहता था। उनके स्कूल में उन्हें उनके टीचर ने पेड़ों का महत्व बताया और उन्हें पेड़ लगाने के लिए कहा। पापा, हमें आंगन में पेड़ लगाने चाहिए। हमारे टीचर ने हमें बताया कि पेड़ बहुत जरूरी होते हैं और इनसे हमें फल और ऑक्सीजन मिलती है। सही कहा बच्चों, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें सब सच ही बताया। वैसे तुम बताओ, तुम किस किस का पेड़ लगाना चाहते हो? पापा, मैं तो अनार का पेड़ लगाना चाहता हूँ। पापा, मैं आम का, क्योंकि मुझे आम खाने को मिल जाएंगे ना। ठीक है, कल हम सभी आंगन में पेड़ लगाएंगे। अगले दिन पापा मम्मी बच्चों के साथ मिलकर पेड़ लगाते हैं। सिम्मू और चीनू सबसे पहले मिट्टी खोदते हैं और उसमें एक एक करके पेड़ बो देते हैं और फिर उसके ऊपर पानी भी डाल देते हैं। पेड़ों को पानी देने के बाद सिम्मू और चीनू घर आ जाते हैं और अपनी पढ़ाई करने लगते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है। भाई, कल सुबह तक मेरा पेड़ बड़ा हो जाएगा ना? पता नहीं सिम्मू। तभी उनकी मम्मी उनके पास आती है। बच्चों, ये पेड़ इतनी जल्दी नहीं बढ़ते, इन्हें बढ़ने में टाइम लगता है। और चलो, अब बहुत रात हो गई है, तुम भी सो जाओ। बच्चे सो जाते हैं, पर सिम्मू अपने आमों के बारे में सोच रही थी। तभी वो देखती है कि उसका आम का पेड़ तो बहुत बड़ा हो गया है और उस पर तो बड़े बड़े आम भी आने लगे हैं। ये देख सिम्मू बहुत खुश हो जाती है। तभी पेड़ कहता है, सिम्मू, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है, इसलिए तुम मेरे आम खा सकती हो। जितना खाना चाहो उतना खा सकती हो। सच में? सिम्मू जैसे ही एक आम तोड़ने लगती है तो वो देखती है कि बहुत सारे पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठ गए हैं और उस पेड़ के आमों को खाए जा रहे हैं और खाते खाते सारे आम खा जाते हैं। सिम्मू, सारे आम तो ये पक्षी खा गए, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें अब एक भी आम नहीं दे सकता। लेकिन मैंने तो पेड़ लगाया था ना, तुम्हें जीवन दान दिया था और मुझे ही तुम आम खाने से मना कर रहे हो। ये सही बात नहीं है पेड़। सिम्मू रोने लगती है। तभी उसकी मम्मी उसको नींद से जगाती है। अरे सिम्मू, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ मेरी बच्ची? मम्मी, मैंने देखा मेरे आम का पेड़ बोल रहा है और मुझसे बात कर रहा है और उस पर आम भी आ गए हैं। लेकिन मम्मी, पक्षी मेरे पेड़ के सारे आम खा गए और मेरे लिए एक आम तक नहीं छोड़ा। ये गलत बात है ना मम्मी? लेकिन बेटी, तुम्हारे पेड़ पर तो कोई आम नहीं आए और न ही किसी ने तुम्हारे आम खाए हैं। और बेटी, पेड़ कभी बात नहीं करते। चलो आओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। सिम्मू खिड़की के बाहर झांकती है तो देखती है कि उसका पेड़ तो छोटा ही है। इसका मतलब उसने जो कुछ भी देखा था वो सब सपना था। लेकिन सिम्मू अपने पेड़ का बहुत ख्याल रखती है और उसके पास बैठकर उससे बातें भी करती है। चीनू और पिंकी दोनों भाई बहन हैं और अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं। आज चिल्ड्रंस डे है, इसलिए सुबह सुबह उनके मम्मी पापा उनके पास आते हैं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे बच्चों, आज बताओ क्या खाओगे? मैं तुम्हारी पसंद का ही खाना बनाऊंगी। मम्मी, आप आलू का पराठा बना दो, मुझे वो बहुत पसंद है। और चीनू तुम? मैं भी आलू का पराठा खा लूंगा, मुझे भी तो ये बहुत पसंद है। बाकी तो आज स्कूल में पार्टी रखी ही गई है, वहाँ भी तो बहुत कुछ खाने को मिलेगा। चलो बच्चों, जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आ जाता हूँ। दोनों बच्चे नहा धोकर जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तब तक उनकी मम्मी आलू के पराठे बना देती है। दोनों पराठे खाकर स्कूल के लिए पापा के साथ निकल जाते हैं। पापा दोनों को स्कूल में छोड़ देते हैं। बच्चों, आज खूब मस्ती करना, आज तुम्हारा ही दिन है। बाकी मेरी तरफ से भी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। पापा ऐसा कहकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और चीनू और पिंकी अपनी क्लास में जाकर बैठ जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि आज उनकी क्लास बहुत ही सजी हुई है। फूल, मालाएं और रंगोली बनी हुई है। कुछ देर बाद उनके क्लास टीचर उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं, बच्चों, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आज आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं, आप पर कोई बंदिश नहीं है। वैसे बच्चों, कोई मुझे बताएगा कि हम चिल्ड्रंस डे क्यों मनाते हैं? तभी पिंकी अपना हाथ खड़ा करती है और कहती है, सर, हम चिल्ड्रंस डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती उत्सव है और उन्हें क्योंकि बच्चे बहुत प्यारे थे तो आज के दिन चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। गुड पिंकी। इसके बाद क्लास टीचर वहाँ से चले जाते हैं
और सभी बच्चे ग्राउंड में जाकर खेलने लगते हैं। कोई क्रिकेट खेलने लगता है तो कोई बैडमिंटन तो कोई फुटबॉल। आज सभी बच्चे बहुत खुश थे। पिंकी और चीनू भी बैडमिंटन खेल रहे थे। तभी पिंकी की नजर स्कूल के बाहर खड़े 2 गरीब बच्चों पर जाती है, जिनके कंधों पर थैले लदे हुए थे और उनके कपड़े फटे हुए थे, जो उन्हें बड़ी आस भरी नजरों से देख रहे थे। पिंकी को उन पर बहुत दया आती है, इसलिए वो उनके पास जाती है और कहती है, तुम भी हमारे साथ खेलना चाहोगे? नहीं नहीं, किसी ने देख लिया तो बहुत मार पड़ेगी। नहीं, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, चलो हमारे साथ। चीनू और पिंकी उन दोनों बच्चों को स्कूल के अंदर ले आते हैं और उन्हें भी अपने साथ खिलाते हैं और खाने के लिए मिठाई और चॉकलेट भी देते हैं। अब हम चलते हैं, हमें कबाड़ इकट्ठा करना है। अगर कबाड़ इकट्ठा नहीं किया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी, हमें खाना भी नहीं मिलेगा। क्या तुम स्कूल नहीं जाते? हम बहुत गरीब हैं, स्कूल की फीस बहुत महंगी होती है जो हमारे माँ बाप नहीं भर सकते। तभी उन बच्चों पर गार्ड की नजर पड़ती है और वो उन्हें स्कूल से बाहर निकालने लगता है। चलो चलो निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। 2 मिनट के लिए नजर क्या हटी, तुम तो अंदर ही घुस गए। चलो निकलो यहाँ से। गार्ड अंकल, इन्हें मत निकालो ना, ये हमारे साथ खेल रहे हैं, इन्हें खेलने दो। अरे बेटी, इन्हें बाहर नहीं निकाला तो मुझे काम से निकाल दिया जाएगा। तभी चीनू के क्लास टीचर उनके पास आते हैं। कोई तुम्हें काम से नहीं निकालेगा, ये भी बच्चे हैं, इनका भी खेलने का मन करता है, खेलने दो इन्हें। बच्चों, तुम स्कूल में पढ़ना चाहोगे? बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। शिक्षा पर सभी का हक है और कल तुम अपने माँ बाप को स्कूल लाना, मैं उनसे बात करूँगा और तुम्हारी पढ़ाई का खर्च खुद ही उठाऊंगा। बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, साथ ही चीनू और पिंकी भी, क्योंकि उन्हें नए दोस्त जो मिल गए थे, इसलिए वो सभी मिलकर खेलते हैं और चिल्ड्रंस डे का सही फायदा उठाते हैं। हीरापुर गांव के जंगल में कड़क सेठ बहुत ही अमीर, लालची और धोखेबाज सेठ था। उसके बेहिसाब संपत्ति थी। पेट्रोल पंप, फिल्म थिएटर, गाड़ियों का कारोबार, सोने हीरे की दुकानें वगैरह थी। कड़क जल्द ही एक मॉल भी शुरू कर देता है। पिलू उसी गांव में एक छोटी सी किराना दुकान चलाती थी, लेकिन आजकल उसकी दुकान में भीड़ नहीं रहती थी। वो काफी परेशान रहने लगी। उसी समय टिल्लू आता है। बेला दे दे, कोल्ड ड्रिंक देना था। तो पीलू कहती है, ये लो कोल्ड ड्रिंक। टिल्लू भैया, आजकल ज्यादा लोग मेरी दुकान में आते नहीं हैं, क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों है? तो टिल्लू कहता है, हाँ, आजकल क्या है ना, सभी चीज ऑनलाइन ही मिल जाती है। माचिस से लेकर कार तक सब कुछ ऑनलाइन इंटरनेट में मिल जाता है। और देखो, एक डिलीवरी बॉय जा रहा है। तो पीलू कहती है, अच्छा, तो ये लोग हैं जो सामान डिलीवर करते हैं ऑनलाइन कंपनियों के लिए, लेकिन इसमें हम छोटे दुकानदारों का क्या फायदा है? तो टिल्लू कहता है, तुम ऐसा करो कि किसी मेन मार्केट जगह में अपनी दुकान लगा लो। बड़ी दुकानों में भीड़ रहेगी, कुछ लोग तुम्हारे यहाँ भी आ जाएंगे। इसके बाद पीलू घर आके अपने पति बंटी को सब कुछ बताती है। तो बंटी कहता है, कड़क सेठ का मॉल इस जंगल में बहुत चलता है, क्यों ना तुम उसी के बगल में दुकान खोल लो, पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा। लेकिन कड़क सेठ बहुत चालाक था। जैसे ही उसे पता चला कि पीलू उसके मॉल के बगल में दुकान खोलना चाहती है, तो वो उसे एक सौदा कर लेता है। देखो बंटी, पीलू मेरे मॉल के सामने तुम्हारी दुकान की कोई औकात नहीं रहेगी। तुम एक दुकान मुझसे खरीद लो, 5 लाख रुपए में, उसी में तुम्हारी भलाई है। तो बंटी कहता है, अगर आप हमें 5 लाख में दुकान देंगे तो हम ले लेंगे कड़क सेठ। तो पीलू कहती है, ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन बहुत दिन गुजर जाने के बाद भी उनकी दुकान उन्हें कड़क सेठ नहीं देता है। दोनों पति पत्नी उसके पास जाते हैं। कड़क सेठ, आप हमें हमारा पैसा वापस दे दीजिए, हमें आपसे दुकान नहीं खरीदनी है। तो कड़क कहता है, ठीक है, ये लो 1 लाख रुपए। पीलू कहती है, लेकिन हमने आपको 5 लाख दिए थे ना। तो कड़क कहता है, तो मैंने कहा है क्या बुकिंग कैंसिल कराने के लिए? अब बुकिंग करोगे तो 10 लाख लूंगा। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो ये भी नहीं दूंगा। दोनों पति पत्नी दुखी मन से घर आते हैं। तो पीलू कहती है, अब हम क्या करेंगे जी, हमारी पूरी संपत्ति खर्च हो गई है। बंटी कहता है, मुझे सोचने दो, कोई न कोई रास्ता तो निकलना होगा। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया के पास जाता है। वो एक ऑटो मैकेनिक था। उसके पास एक पुरानी गाड़ी थी। बंटी अपने दोस्त से पूरी बात कहता है और हरिया उसे उस गाड़ी का उपयोग
बताकर एक आइडिया देता है। बंटी बहुत खुश हो जाता है। वो घर आकर पीलू को अपना प्लान बताता है तो पीलू कहती है, ये तो वाकई बहुत अच्छा प्लान है। अगले दिन बंटी गाड़ी में पूरी किराना दुकान सजा कर निकलता है। लोग बड़ी हैरानी के साथ उसे देखते हैं। तभी जाबाज कहता है, अरे ऐसे सुपरमार्केट तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो बबली कहता है, वाह वाह बंटी भैया, पीलू दीदी, आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया है। अब से मैं आपके इस गाड़ी सुपर बाजार से ही सामान खरीदूंगा। तो बंटी कहता है, ये गाड़ी सुपर बाजार पूरे जंगल वालों के लिए सबसे सस्ती दुकान है। मॉल भूल आओ, वहाँ का महंगा सामान भूल जाओ। यहाँ गाड़ी सुपर बाजार से किफायती कीमत में सामान खरीदो। हमारी गाड़ी बाजार आपके पास एक फोन कॉल में खुद ही चल कर आएगी। आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने की परेशानी से बचाएगी और मॉल जाने की तकलीफ से भी आपको छुट्टी मिलेगी। इस तरह से बंटी और पीलू अपना गाड़ी सुपर बाजार चलाने लगते हैं और जंगल के पक्षी उनको बुला बुला कर उन्हीं के यहाँ सामान खरीदने लगते हैं। जल्द ही कड़क का महंगा मॉल बुरी तरह से नुकसान में चला जाता है और जो उसने बैंक लोन लिया था वो नहीं चुका पाता है। इस वजह से उसे जेल हो जाती है। फिर पीलू और बबलू हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। एक गांव के एक जंगल में पीलू और बंटी नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा था टिल्लू। दोनों पति पत्नी हर छोटी छोटी बात में झगड़ा करते थे। उन दोनों के झगड़े में टिल्लू बहुत परेशान होता था। एक दिन बबलू अपने बेटे को बर्गर लाके देता है। तभी वहाँ पीलू आ जाती है। सुनो जी, ये क्या बेकार की चीज खिला रहे हो मेरे बेटे को? मैं तो इसके लिए ताजी सब्जियों वाला नूडल्स बना रही हूँ, लेकिन आप जानबूझकर इसे ये बर्गर दे रहे हो जिससे ये मेरा हाथों का नूडल्स नहीं खा सके। टिल्लू, तू ये फालतू का बर्गर कचरे में फेंक दे। मैं ये बर्गर अपने बेटे के लिए सबसे महंगे फास्ट फूड रेस्टोरेंट से लाया हूँ और तुम होती कौन हो मेरे बेटे को भड़काने वाली? बेटा, तुम्हारी माँ की मैगी को तुम गड्ढे में फेंक दो। ये सुनकर पीलू बहुत गुस्सा हो जाती है और एक बार फिर से दोनों पति पत्नी झगड़ा करने लगते हैं। मम्मी पापा, मैं बर्गर और नूडल्स दोनों खा लूंगा, आप लोग झगड़ा करना बंद कीजिए। इसके बाद टिल्लू बर्गर में नूडल्स डालकर खाने लगता है। एक दिन बंटी पीलू के लिए हलवा लेकर आता है। पीलू, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट हलवा लाया हूँ। वाह जी, मैं भी आपके लिए आपकी फेवरेट चाय बना रही हूँ। अरे वाह मम्मी पापा, आप दोनों कितने प्यार से बातें कर रहे हैं। आज टीवी में न्यूज आई थी कि लोगों को कंपनी से निकाल रहे हैं। क्या आपको भी नौकरी से निकाल दिए हैं क्या? हाँ, मुझे निकाल दिए हैं। अब घर का खर्च तुम थोड़े दिनों के लिए चलाना पीलू। अरे लेकिन EMI कैसे भरेंगे? हम तो बर्बाद हो जाएंगे। मम्मी पापा, मेरे पास एक आइडिया है। आप दोनों मुझे नूडल्स और बर्गर खिलाने के लिए झगड़ा करते थे ना, और मैं दोनों को मिलाकर खा जाता था। नूडल बर्गर खाना मुझे बहुत पसंद है और सभी को नूडल और बर्गर पसंद आते हैं ना। क्यों ना आप मिलकर इसी को बेचने का काम शुरू कर दो। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। हाँ, सभी बच्चों को नूडल और बर्गर बहुत पसंद होते हैं। ऐसे कॉम्बिनेशन पूरे जंगल में कहीं नहीं है। हमारी दुकान खूब चल निकलेगी। और जल्द ही दोनों पति पत्नी नूडल बर्गर की दुकान शुरू कर देते हैं। पीलू वेज नूडल्स, एग नूडल्स और चिकन नूडल्स बनाया करती थी और बंटी बर्गर बनाया करता था और वो कस्टमर्स को सर्व करने लगे। इस तरह से दोनों की दुकान बहुत अच्छे से चल निकली। पीलू और बंटी का झगड़ा अब बंद हो चुका था। दोनों में प्यार बढ़ने लगा था और वो लोग बहुत पैसे कमाने लगे थे। बेटा टिल्लू, ये तुम्हारी ही आइडिया का कमाल है जो नूडल बर्गर लोगों को पसंद आ रहे हैं। हम खुद नौकरी करते थे, लेकिन अब हम लोगों को नौकरी दे रहे हैं। मेरे लिए तो आप दोनों का प्यार से साथ रहना ही सबसे अच्छी बात है। मम्मी पापा,
आप हमेशा से ऐसे ही रहना। फिर पीलू और बबलू कभी भी झगड़ा नहीं किए और सब खुशी खुशी साथ रहने लगे। अमीरपुर गांव में पीलू एक पानी पूरी का ठेला चलाती थी। पीलू पानी पूरी बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। उसकी खासियत ये थी कि फायर पानी पूरी बेचती थी, जिसको खाने के लिए बहुत भीड़ लगी रहती थी। पीलू की बेटी पिंकी शहर में पढ़ाई करती थी। पढ़ाई खत्म होने के बाद वो गांव वापस आती है। मम्मी, आप ये पानी पूरी का ठेला बंद क्यों नहीं कर देती हो? बेटी, इसी से तुम्हारी पूरी पढ़ाई का खर्चा निकला है और ये घर भी इसी से चलता है। आगे तुम्हें भी ये काम संभालना है। मैं ये फालतू का काम नहीं करूँगी मम्मी। तुम शहर में जाकर बिगड़ गई हो। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। लेकिन पिंकी पीलू की कोई बात नहीं मानती है और एक दिन वो एक कपड़े की दुकान खोल लेती है। तो हरी तोती उससे पूछती है, ये कपड़े कितने के दिए पिंकी? जी आंटी, ये 1000 का है। 1000 का? दिखने में तो 200 रुपए का लग रहा है। इतना महंगा क्यों है ये? वो आंटी, मैं फैशन डिजाइनिंग करके आई हूँ ना, ये डिजाइनर कपड़े हैं। अरे हमें क्या करना? तू फैशन डिजाइन करी है कि नहीं? हमें तो सस्ते अच्छे कपड़े चाहिए। इस तरह से पिंकी को कपड़े के काम में नुकसान होता है और उस धंधे को वो बंद करना पड़ता है। इसके बाद पिंकी ब्यूटी पार्लर खोलती है और उसको उस काम में भी नुकसान हो जाता है, क्योंकि गांव की उधार में मेकअप करवाकर चली जाती थी और पैसे नहीं देती थी। इस पर वो रोने लगती है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे जमा किए हुए पैसों से 2-2 दुकानें खोली, लेकिन एक भी नहीं चली और पैसे भी डूब गए। अब तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगी। देख बेटी, औरतों को पानी पूरी बहुत पसंद आती है और उसमें उधार भी नहीं होता है। मैं फायर पानी पूरी बनाती हूँ जो पूरे जंगल में कोई नहीं बनाता है। मैं तुझे वो सिखा देती हूँ। इस तरह से पीलू अपनी बेटी पिंकी को फायर पानी पूरी बनाना सिखा देती है और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद पिंकी उसे बनाने लगती है। फिर पिंकी पीलू के पानी पूरी के ठेले में उसकी मदद करती थी। सारे पक्षी पीलू की बहुत तारीफ करते थे। इसको देखकर पिंकी कहती है, माँ, तुम ठीक कहती थी। कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता है। तुमको यहाँ इतनी इज्जत मिलती है और मुझे कपड़े की और पार्लर की दुकान में नहीं मिलती थी। माँ, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अब से मैं भी लोगों को फायर पानी पूरी खिलाऊंगी। इसके बाद से पिंकी अपना सबक सीख जाती है और मेहनत से पीलू का साथ देती है। फिर दोनों माँ बेटी बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। बंटी एक बहुत ही होशियार मिस्त्री था। इंजीनियर्स भी उससे घर बनाने के पहले सलाह मशवरा करते थे। बंटी बहुत मेहनती था और लोगों की मदद के लिए पैसे भी उधार दे देता था। एक उसकी पत्नी पीलू उससे कहती है, अजी सुनते हो, आप पूरे गांव के लिए घर बनाते हो, लेकिन हमारा खुद का कोई घर नहीं है। बारिश का मौसम आने वाला है, छत की मरम्मत करवानी है। हमारा अपना घर कब होगा? कभी सोचे हो? वो टिल्लू कितनी जल्दी से अपना घर बना लिया, जबकि उसको आपके जितना भी काम नहीं आता है। अरे पीलू, क्यों दूसरों की तरक्की देखकर जल रही हो? बारिश के मौसम के लिए मैं तैयारी कर लूँगा और एक दिन हमारा भी अपना घर होगा। तुम इतना मत सोचो। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया को, जो कि ईंट सप्लायर था, उसको सारी बात बताता है। हरिया भाई, तुम मुझे मेरे घर की मरम्मत के लिए ईंट कितने में दोगे? अरे क्या बंटी भाई, तुम्हारी मदद से तो आज मेरा इतना बड़ा कारोबार है। तुम बस बताओ कितनी ईंट चाहिए, तुम्हें ईंट मिल जाएंगी। फिर हरिया बंटी के घर के बाहर एक ट्रॉली ईंट डलवा देता है। उस रात जब बंटी और पीलू सो रहे थे, तभी बंटी को कुछ आवाज आती है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसे कोई नहीं दिखता। सुबह उठने पर वो ईंटों को गिनता है तो पता है कि कुछ ईंटें कम हो गई थी। अरे लगता है कोई ईंटों को चुरा ले गया है। कौन हो सकता है जी? आज रात मैं
पहरेदारी करूँगा। फिर उस रात बंटी जागकर ईंटों की रखवाली करता है। वो एक कोने में छुपकर नजर बना रखता है और थोड़ी ही देर में देखता है कि कुछ बहुत ही छोटी छोटी चिड़िया अपनी अपनी ट्रैक्टर में ईंटों को चुरा कर ले जा रही है। पीलू और बंटी दोनों उनका पीछा करने लगते हैं। फिर जंगल से होते हुए वो छोटी छोटी चिड़िया एक गुफा के अंदर चले गए। दोनों पति पत्नी भी उनके पीछे गए और दूसरी तरफ निकले। अरे यहाँ तो इन छोटी छोटी चिड़ियों का पूरा घर संसार है। हाँ, छोटे छोटे घर और गाड़ियाँ हैं। अरे छोटी छोटी चिड़िया, तुम लोग मेरे घर से ईंट चुरा कर भागी हो। तभी वहाँ छोटी रानी बबली बोलती है, नहीं, आप हमें गलत मत समझिए बंटी जी। हमें एक नया महल तैयार करना है और मार्केट प्लेस भी बनानी है और ये काम आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। इसलिए हमें आपके घर में चोरी करनी पड़ी और आप हमारे पीछे यहाँ तक आए। ओह, तो ये बात है। मुझे आपके काम आने की खुशी होगी। हाँ हाँ, हमें आप छोटी चिड़ियों की तकलीफ पता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करके देंगे रानी जी। फिर बंटी बहुत खूबसूरती से रानी का महल और मार्केट की जगह तैयार कर देता है और मिनी पेट्रोल पंप होते हैं। इसी बीच पीलू और रानी की अच्छी दोस्ती हो जाती है। बंटी जी, आप कमाल के कलाकार हो और आपकी सहायता से पूरा राज्य बहुत सुंदर दिख रहा है। ये लीजिए आपकी मेहनत का इनाम। रानी बंटी को सोने से भरी एक बोरी देती है। ये देखकर पीलू और बबलू की आंखें चमक उठती है। फिर जल्दी ही बबलू अपना एक सुंदर सा बंगलो बनाता है। बबलू अब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू कर देता है और बहुत पैसे कमाता है। फिर पीलू और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। बबलापुर गांव में कालू कौवा जमींदार था। वो गरीब लोगों को ब्याज में पैसे उधार देता था और जब गरीब उसे लौटा नहीं पाते तो वो उनकी जमीन हड़प लेता था। ऐसे ही एक दिन बबलू उसके पास पैसा उधार लेने के लिए आता है। कालू सेठ, आप मुझे 50,000 उधार देंगे क्या? मैं आपको अगले साल वापस कर दूंगा। मुझे कैसे पता कि तुम मुझे पैसे वापस कर दोगे? तुम कौन हो? कहां से आए हो? मैं यही इसी जंगल में रहता हूँ। गरीब किसान हूँ। छोटी सी जमीन है मेरी। अच्छा, तो तुम मुझे अपनी जमीन गिरवी रख दो, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगा। ठीक है, मेरी 10 एकड़ जमीन आप गिरवी रख लो। ठीक है, यहाँ अंगूठा लगाकर पैसे ले जाओ। फिर बबलू उन पैसे से बहुत मेहनत करके खेत में फसल उगाया। इस बार उसकी अच्छी फसल हुई थी। ऐसे ही एक दिन कालू उसकी खेत के पास से निकलता है। अरे, ये खेत किसका है जिसमें इतनी लहलहाती फसल उग रही है? यह खेत बबलू का है सेठ जी, उसी बबलू का जिसने आपसे उधार लिया है। अरे वाह, इसका मतलब ये जमीन और ये फसल और इसके पैसे मेरे ही हुए। फिर कालू बबलू से मिलता है। क्यों बबलू, इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी आई है। जी कालू भाई, मैं आपको फसल बेचकर आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, ब्याज मिलाकर 2 लाख होगा। क्या? लेकिन मैंने तो बस 50,000 ही लिए थे। हाँ, तो ब्याज चढ़ा के 2 लाख हुए ना। ये तो अन्याय है कालू जी। फालतू की बात मत करो, नहीं तो मैं तेरा घर भी हड़प लूंगा। नहीं, आप मेरी जमीन ही ले लो, मैं आपके पैसे नहीं चुका पाऊंगा। शाम में बबलू अपने घर गया और अपनी पत्नी पीलू को सब कुछ बता दिया। मैं उसे देखती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। पीलू अपनी सहेली सुंदरी के साथ एक प्लान बनाती है। दोनों सहेलियाँ एक छोटे से खेत में एक पानी का फव्वारा लगाते हैं और ऐसा जुगाड़ करती है कि उसमें से हीरों की बौछार हो। कालू तक ये बात पहुंच जाती है कि एक फव्वारे से हीरे निकल रहे हैं। बेलो, सुंदरी, क्या इस फव्वारे से हीरे निकल रहे हैं? हमने तो हीरे अभी देखे हैं। सेठ जी, आप खुद ही देख लो कि हीरे है कि नकली। वैसे
सेठ जी, आपको बता दूं कि कल शहर से बहुत बड़े हीरे के व्यापारी आए हैं जो इस जमीन को खरीद लेंगे अगर उन्हें हीरे मिले तो। ऐसा क्या? तो एक बार मुझे दिखाओ हीरे है कि नहीं। चलाओ फव्वारा। फिर पीलू और सुंदरी फव्वारा चलाते हैं और उसमें से सच में हीरे निकलते हैं। अरे ये तो सही में हीरे ही है। चलो अच्छी बात है, अब हम इस जमीन उस शहर वाले सेठ को बेच देंगे। नहीं नहीं, ये जमीन तो मुझे चाहिए। लेकिन आपके पास इतने पैसे हैं क्या सेठ जी? चाहे इसके लिए मुझे अपनी पूरी जमीन जायदाद बेचनी पड़ जाए, लेकिन मैं इस जमीन को खरीद के ही रहूंगा। ठीक है, ये लीजिए इस जमीन के कागजात, आपकी पूरी संपत्ति के बदले में ये जमीन। फिर कालू अपनी पूरी संपत्ति, जमीन, जायदाद, गाड़ियाँ, हवेली उसके नाम कर देता है और हीरे का फव्वारा वाला जमीन ले लेता है। अगले दिन कुछ लोग उस फव्वारे के पास इकट्ठा होते हैं तो कालू शोर मचाने लगता है। हीरे ले लो, हीरे, इंटरनेशनल क्वालिटी के हीरे। जरा हमें भी तो दिखाना हीरे कैसे हैं। ये देखो। फिर कालू फव्वारे को शुरू करता है, लेकिन उसमें से धूल मिट्टी निकलती है। कालू खांसने लगता है। अरे ये क्या, पीलू ने मुझे लूट ली, बर्बाद कर दी। इस तरह से कालू को उसकी बदमाशी की सजा मिल जाती है और पीलू की मदद से बबलू और बाकी जंगल वालों को उनकी जमीन मिल जाती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। नाचो खुशी से, बारिश आ गई, अब स्कूल जाने में बहुत मजा आएगा। गर्मियों का मौसम खत्म हो चुका था। जंगल में बबलू हाथी और पिंकी मोरनी दोनों बरसात का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्हें बरसात में स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था, मगर गर्मी इतनी थी कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। जंगल के सभी जानवर इस तेज गर्मी से बहुत परेशान थे। सबका हाल गर्मी से बेहाल हो चुका था। बबली हाथी घूमते हुए जंगल से जा रहा था कि उसे पिंकी मोरनी मिलती है। अरे बबलू, यूँ अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? तुम मुझे तो बताओ कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी जल्दी में? अरे पिंकी, क्या बताऊं, इतनी तेज धूप निकल रही है, इस गर्मी में तो मेरा हाल खराब हो चुका है। क्या बताऊं, सब के सब जानवर परेशान हो चुके हैं इस सूरज की वजह से। बताओ, गर्मियों का मौसम खत्म हुए महीने हो गए मगर बरसात का नामो निशान ही नहीं है। इसलिए मैं पास ही के स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जा रहा हूँ। अरे बबलू, मगर आज ही मौसम विभाग ने बताया है कि आज बारिश होने की संभावना है। क्या पिंकी, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? देख रही हो मौसम को, कितना तेज सूरज निकला हुआ है, ऐसे में बारिश कहाँ से होगी? भला तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। देखते ही देखते अचानक से आसमान में काले बादल छट जाते हैं और सूरज बादलों के पीछे छुप जाता है। बारिश होने लगती है। यह देखकर बबलू हाथी और पिंकी मोर दोनों नाचने लगते हैं। देखा ना बबलू, मैंने तुमसे कहा था ना, आज बारिश जरूर होगी। ये ओए, नाचो खुशी से, बारिश आ गई, अब स्कूल जाने में बहुत मजा आएगा। चलो बबलू, सभी दोस्तों के साथ चलकर मस्ती करते हैं बारिश में। हाँ ठीक है पिंकी, चलो। दोनों भागते हुए अपने दोस्तों के पास जाते हैं और उनके साथ पूरे जंगल में नाचते हैं और धूम मचाते हैं। सभी जानवर बहुत खुश थे कि बारिश हो रही है। सभी जानवर भी उन्हीं के साथ झूमने लगे और नाचने गाने लगे। अगले दिन से सभी बच्चे स्कूल जाते समय अपने अपने साथ छाता लेकर जाने लगे। पिंकी देखो, मेरा छाता कितना अच्छा है ना, इसमें कितने सारे रंग हैं और इस बारिश में कितना अच्छा लग रहा है। पता है पिंकी, ये छाता मेरे मामा लाए थे लंदन से मेरे लिए। हाँ बबलू, ये सच में तो बहुत अच्छा छाता है। तुम्हारे मामा ने सच में तुम्हें बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। सभी बच्चे एक दूसरे के छाते की तारीफ करने लगते हैं और नाचते गाते हुए स्कूल जाते और स्कूल से आते दिन बहुत ही मस्ती से बीत रहे थे। मोर, हाथी, भालू, लोमड़ी सभी बच्चे नाचते हुए स्कूल जाते। बबलू जब अपने घर जाता है तो उसकी माँ उससे कहती है, बेटा बबलू, तुम्हें बारिश में ऐसे नहीं घूमना चाहिए, ऐसे मस्ती नहीं करनी चाहिए, वरना तुम बीमार हो जाओगे और फिर डॉक्टर तुम्हें इंजेक्शन लगाएंगे। पर माँ, मुझे बारिश में मस्ती करना अच्छा लगता है, मेरे सभी दोस्त भी तो कितनी मस्ती करते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, मगर ज्यादा देर पानी में मत खेला करो और गंदे पानी में तो भूलकर भी नहीं खेलना। मगर वह छाते को बारिश में बंद करके बारिश में भीगते हुए घर आता है। आज उसने देखा कि एक बूढ़ी लोमड़ी
बारिश में भीग रही थी। दोस्तों वह अम्मा बारिश में भीग रही हैं क्योंकि उनके पास छाता नहीं है और हम सभी छाता होते हुए भी जानबूझकर भीग रहे हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए, चलो उनकी मदद करते हैं। बबलू हाथी बूढ़ी लोमड़ी के पास जाता है और उसे अपना छाता दे देता है। अम्मा ये छाता आप रख लो, आप भीग रहे हो, आप अगर बारिश में ऐसे ही भीगते रहे तो बीमार पड़ जाओगे। पर बच्चे तुम अगर ये छाता मुझे दे दोगे तो तुम क्या लेकर जाओगे, तुम भी तो बीमार पड़ सकते हो ना। नहीं अम्मा मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत आपको है। तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। बबलू उसे अपना प्यारा छाता दे देता है और फिर से नाचते गाते हुए अपने घर आ जाता है और अपनी मम्मी को पूरी बात बताता है। उसकी मम्मी को भी यह सुनकर बहुत खुशी होती है।